नमस्ते दोस्तों, आज का सेशन मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है एंड इट इज़ स्पेशल नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न बट मल्टीपल रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ द फर्स्ट सेशन हम कार्डियक सेकंड ओपिनियन को गुड़गांव से बाहर लेके आए हैं, मेरे क्लिनिक से पहले बाहर लेके आए हैं एंड हैदराबाद में हैं आज हम। टुडे वी आर इन हैदराबाद एंड वी आर रिकॉर्डिंग दिस सेशन फ्रॉम हैदराबाद। Why did I travel to Hyderabad? It's because I'm meeting a very, very special person. In fact, I can say I'm meeting whom I can say is the rock star of heart surgery in last decade. इंडिया में बहुत सारे हार्ट सर्जन्स हैं। इंडिया में देयर इज़ अ रिच कल्चर ऑफ हार्ट एंड लंग सर्जरीज, बट व्हाट टुडेज सर्जन हैज़ डन इज समथिंग नोबडी हैज़ एवर डन बिफोर। मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज का पॉडकास्ट मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ मेरे ही गुरु डॉक्टर संदीप अत्तावर के साथ में। सो वेलकम ऑन दिस शो सर, एंड आई वुड लाइक योर ब्लेसिंग्स ऑन दिस सर, ऑन कैमरा फॉर दिस। Thank you so much. Very touching. सो ऑडियंस से मेरा यही मैसेज है कि देखिए, डोंट बी फूल्ड बाय हिज चार्मिंगली गुड लुक्स एंड ही लुक्स वेरी यंग, बट आई वोंट टेल हिज एज, बट ही इज़ एटलीस्ट 13 years senior to me and he keeps himself so fit. I always wanted to ask sir, how do you manage your self fitness? And मुझे इस सेशन के दौरान I would like you to give some message to our audience also that how do you manage such a busy practice, such a busy hectic life and manage to stay so fit and so young? Do you believe in something like longevity science? So I think Mahesh, thank you so much for that incredible introduction. मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन महेश जैसे स्टूडेंट्स जिसके भी हो, मेरे ख्याल से उनको एक प्रोत्साहन मिलता है अपने यंगर कॉलीग से कि वो लाइफ में ये हमेशा ना सोचें कि हम लोग अपने उस कामयाबी के मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें और आगे इम्प्रूवमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से जब हम यंगर कॉलीग्स और जो इतने टैलेंटेड कॉलीग्स के साथ काम करते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके परीक्षा पे खरे उतरें, हम उनके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करें, उन्हें मार्गदर्शन दें हमारे एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ, और उनको प्रोत्साहित करें। तो महेश मेरे यादगार कॉलीग्स में से एक कॉलीग वो हैं जो अपने आप के लिए और हार्ट सर्जरी के लिए, साइंस के लिए, मेडिसिन के लिए अग्रसर अच्छा काम करते हुए आए हैं और पेशेंट्स की सेवा करते हैं अपने दिल से और पूरे ईमानदारी के साथ। फिटनेस की जहाँ तक बात है महेश, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह का काम हम करते हैं, जहाँ पे अटेंशन और फोकस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है लंबे घंटों तक जब हम ऑपरेट करते हैं, मेरे ख्याल से इसमें आपका खुद का मेंटल और फिजिकल फिटनेस रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सिर्फ ये सोचना कि सही खाना खाना या एक्सरसाइज करना ये बहुत आसान जवाब है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे ख्याल से एक पारिवारिक माहौल जो है, आपके वर्क स्पेस में जो आपके सहयोगियों के साथ आपका जो रिश्ता है, उनके साथ जो आप एक डिसिप्लिन और एक रिस्पेक्ट वाला माहौल मेंटेन करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। आपकी टीम अगर आपके साथ नहीं हो तो आप कोई भी मुश्किल इलाज या ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हार्ट सर्जरी और ट्रांसप्लांटेशन में खास करके 30 से 40 लोगों का योगदान रहता है एक इलाज करने में। इसी तरह से घर में एक सही माहौल, माँ बाबू जी के दिए हुए जो हमारे लेसन्स हैं, हमने जो सीखे हैं लाइफ में, हमारे टीचर्स ने जो हमें सिखाया, ये सारी चीज़ों का पालन करना या इनमें अनुशासन का जो पालन करना ज़रूरी है, वो मैं समझता हूँ बहुत अत्यंत ज़रूरी है। और मैं जितना भी बिजी क्यों ना हूँ, दिन में मैं 1 घंटा एक्सरसाइज तो करता ही हूँ। सुबह हो, शाम हो, रात हो, कभी भी हो, आई स्पेंड 1 hour एक्सरसाइजिंग एवरी डे एंड आई एम अ वेजिटेरियन लार्जली। मैं other than eggs, I am purely vegetarian and I prefer eating at home. And I make sure that I sleep at least for 6 to 8 hours. दिन में जब भी मेरे को समय मिलता है, I try to take a short break. But if I am able to sleep for 6 to 8 hours a day, I feel very comfortable and I feel that I have done my job for the day. Yeah, maybe.
So, in pursuit of excellence. So, excellence is one word I was always aware of, but I can tell you कि 2011 जब मैंने श्री चित्रा इंस्टीट्यूट, जो कि मेरा अल्मा मैटर है, एंड इंसिडेंटली सर भी मेरे ही इंस्टीट्यूट से मुझसे 13 साल सीनियर हैं, डॉक्टर संदीप पत्तावर, एंड जब इंस्टीट्यूट से निकले थे हम, तो हमें बाहर ही पता चलता था कि जो प्राइवेट प्रैक्टिस है वो बहुत ही कट थ्रोट प्रैक्टिस है, बहुत ही अजीब सी प्रैक्टिस है, वहाँ कमर्शियल एंगल ज़्यादा होता है. बट आई कैन टेल यू कि when somebody pursues only excellence, you get results which nobody has seen before. I can tell you from my example, when I finished my MCH in 2010, straight away after my MCH मैंने सर को ज्वाइन किया था एज अ यंग सर्जन. एंड उस समय तक हमें ऐसा सिखाया जाता था कि एडल्ट सर्जरी कोई कुछ लोग करते हैं, पीडियाट्रिक सर्जरी कुछ लोग करते हैं, लंग सर्जरी कुछ और करते हैं, पेरिफेरल वस्कुलर सर्जरी कुछ और करते हैं. जब सर के पास मैं गया, मैंने देखा वन पर्सन इज़ डूइंग एवरीथिंग, और वो हर चीज़ में एक्सेलेंस है. तो ये जो मिराकुलस परफॉर्मेंस ऑफ एक्सेलेंस वाला एटीट्यूड था, मैंने सर से सीखा. इनफैक्ट मैं ये मानता हूँ कि मेरा एक MCH डिग्री हुआ श्री चित्रा इंस्टीट्यूट में 3 साल का, और फिर मैं 3.5 साल सर के साथ था, तो मेरा एक और MCH डिग्री हो गई सर की प्रेजेंस में, सर का. सो आई एम लाइक, आई वर्क विद हिम फॉर 3.5 years. आई कैन वाउच फॉर इट कि उस समय पे भी मैंने, जब 2012 में, मेरी वाइफ का मुझे कम्युनिकेशन अच्छे से याद है, तो शी वाज लाइक, तुम जयपुर जैसे शहर में क्यों बैठे हो, दिल्ली में, बॉम्बे में क्यों नहीं जाते हो. तो आई वाज लाइक, सी आई एम वर्किंग विद वन ऑफ द टॉप 5 सर्जन्स इन द कंट्री. 2012 में मुझे लगता था कि सर टॉप 5 सर्जन्स हैं, बाद में ही प्रूव्ड मी रॉन्ग, एंड आई कैन कंक्लूसिवली से ही इज़ द बेस्ट सर्जन इन द कंट्री एज ऑफ नाउ इन टर्म्स ऑफ हार्ट एंड लंग. He was doing everything before eventually turning over. So पहले पीडियाट्रिक सर्जरी, एडल्ट सर्जरी, वस्कुलर सर्जरी, लंग सर्जरी सब करते थे सर, और एक बार जब ट्रांसप्लांट्स करना शुरू किए, तो उसके बाद नाउ सर इज़ द एक्सक्लूसिव हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट सर्जन. इनफैक्ट सर ने इंडिया में और एशिया में सबसे ज़्यादा लंग ट्रांसप्लांट सर्जरीज़ की हैं, एंड दिस इज़ सच अ डिफ़िकल्ट सर्जरी टू से. आई कैन टेल यू, सर्जरी एंड उसके आसपास का पूरा मैनेजमेंट इतना डिफ़िकल्ट होता है. सो सर से मैं पूछना चाहूँगा, ये जो जर्नी थी टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ नॉर्मल कार्डियोथोरैसिक एंड वस्कुलर सर्जन टू अ ट्रांसप्लांट सर्जन, ये सोच कैसे आई? वैसे तो मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है, मैंने सर को इनका जो पहला हार्ट ट्रांसप्लांट था मैंने असिस्ट किया था, और 6 लंग ट्रांसप्लांट्स मैंने असिस्ट किए थे. उस समय तक मैं साथ में था सर के. बट व्हाट वुड यू से अबाउट दिस जर्नी सर? थैंक यू महेश. आई थिंक दैट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन. मैं पिछले 15 या 20 साल से हार्ट सर्जरी के जो प्रोग्रेशन देख रहा हूँ इन द कंट्री. मुझे लगता है एक समय ऐसा आ गया था कि देयर वर एडिक्वेट नंबर ऑफ हार्ट सर्जन्स. जब मैंने शुरुआत करी थी, मेरे ख्याल से तब एक स्टैंडर्ड तरीके से हार्ट ऑपरेशन किए जाते थे, हार्ट को रोका जाता था, और बाईपास सर्जरी की जाती थी. मेरे इनिशियल फॉर्मेटिव ईयर्स में मैंने देखा कि बीटिंग हार्ट सर्जरी का इंट्रोडक्शन हो गया, और रिजल्ट्स काफ़ी इम्प्रूव हुए थे. उस समय मेरे को एक रियलाइजेशन हुआ था एज अ यंग सर्जन इन द लेट 90s कि साइंस इज प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट, वेरी क्विकली, एंड वी इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 4 या 5 साल हम लोगों ने पूरे 50 years ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ बाईपास सर्जरी को हमने अप एंड कर दिया. वी टर्न्ड इट अराउंड ऑन इट्स हेड, and we are now able to bypass multiple blocks on a human heart using the beating heart technique. पेशेंट्स की हॉस्पिटल स्टे कम हो गई, स्ट्रोक रेट्स कम हो गए, कॉम्प्लिकेशंस कम हो गए, रिकवरी फास्ट हो गई, और पेशेंट स्टार्टेड लिविंग बेटर लाइव्स. मेरे ख्याल से ये इतना एक गेम चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए, एंड आई रियलाइज दैट मेडिसिन एंड कार्डियक सर्जरी विल नॉट स्टॉप. Just we're trying to do operations safer and better, but it will come to a point in time where there will be so many people doing the same thing that it might probably go into a stage where there will be a large number of people trying to compete and do a small number of cases. आप समझ रहे हो? So there was always an opportunity for other things in heart surgery and in lung surgery that were probably not being looked at and not being addressed adequately. जैसे कई सारे हमारे देश में 3 से 4 लाख लोग ऐसे हैं हर साल जिन लोगों के हार्ट्स फेल होते हैं, लंग्स फेल होते हैं, और इन लोगों के लिए मेरे ख्याल से ऐसा कोई उपाय नहीं है मॉडर्न मेडिसिन में सिवाय के ट्रांसप्लांटेशन के, जिससे इनकी जिंदगी को हम लोग बढ़ा सकते हैं या इनकी आयु को बढ़ा सकते हैं. ये सारे लोग ऐसे हैं जो 6 महीने या 1 साल भर में गुजर जाएंगे. मैक्सिमम समय उनका अगले 1 साल में अस्पताल बेड पे ही होगा. आर्थिक तौर से वो लोग टूट जाते हैं, इमोशनली वो लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. और यही एक समय था जब मैंने ये नोटिस किया कि इंडिया में ऑर्गन डोनेशन का जो है
बीड़ा उठाया था जिन लोगों ने, एनजीओज ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो देखा गया कि ऑर्गन डोनेशन रेट्स बढ़ रहे हैं। यही समय था कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। लेट 2005-2008 में मैंने नोटिस किया कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन की इंट्रोडक्शन हुई एंड लिवर ट्रांसप्लांटेशन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। किडनी ट्रांसप्लांट तो हम सब जानते पिछले 30-40 सालों से हो रहा है और इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था लोगों को। लिवर ट्रांसप्लांटेशन लाइफ सेविंग हो गया क्योंकि इतने सारे लोग हैं जिनको लिवर सिरोसिस है, उनकी लाइफ्स बदल गई, उनके लाइफ्स अच्छे हो गए। तो हार्ट लंग एक ऐसा स्पेस था जहाँ पे इतने सारे हार्ट सर्जन्स और लंग सर्जन्स होने के बावजूद किसी का फोकस उस दिशा में नहीं था। वो समय ऐसा था कि चेन्नई में ही ऑर्गन डोनेशन ज़्यादातर होते थे, इसीलिए ये ज़रूरी था कि अगर हम इस एरिया में कुछ काम करें तो हमें चेन्नई जाना होता। तो यू रिमेंबर कि हम लोग दोनों वी मूव टू चेन्नई टुगेदर एंड वी स्टार्टेड दोज इनिशियल डेज वेयर वी डिड आवर इनिशियल वर्क। उसके बाद मैंने ये नोटिस किया कि हार्ट लंग ट्रांसप्लांटेशन में अभी भी वो लेवल की मेच्योरिटी आने में समय था क्योंकि पेशेंट्स को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। रेफरिंग पॉपुलेशन जो डॉक्टर्स हैं वो लोग ये नहीं मानते थे कि हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट्स ज़्यादा जी सकते हैं। तो मैंने सोचा कि शायद मैंने एक हेस्टी कदम उठाया क्योंकि मैं यूएस चला गया था ट्रेनिंग के लिए और दोबारा ट्रेनिंग के बाद वापस आने के बाद मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ कि शायद हम लोग थोड़े से अग्रेसिव हो गए हैं और वी आर बिफोर आवर टाइम। मुझे ऐसा मौका मिला दिल्ली वापस जाने का, जब हम लोग साथ में गए थे एंड वी स्पेंट अनदर 3.5 years वर्किंग इन दिल्ली while I continue to work in the field of pediatric and adult heart surgery। एक नया फेज ऐसा आया जहाँ पे मैंने नोटिस किया पेशेंट्स कम थे और सर्जन्स ज़्यादा थे। तो यू नो दैट ऑटोमेटिकली जब ऐसा रहता है तो एक अजीब तरह का कंपटीशन आ जाता है जो हेल्दी नहीं है। इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर मेडिसिन। और मैंने अपने लाइफ में ये नोटिस किया कि इफ़ यू ट्राई टू डू एन ऑपरेशन फॉर समवन एट अ फिक्स्ड कॉस्ट without probably taking into fact the consideration that it's a complex case, you will end up probably doing half a good job and that might not lead to good outcomes. I did not want to be in a competitive environment where I was restrained by resources कि patient बोले I can only spend so much money and I have a very complex operation to perform and I do not want to do that operation simply because I thought that I want to compete with someone else who's offered to do the operation for the same amount. And I realized that heart surgery was not going in the right direction, but this is my personal view. ये मेरे निजी views हैं, मैं it's not a reflection of the general population. और मैंने realize किया कि अब जो transplantation का जो maturation हुआ वो ऐसा था कि ये सही समय था। मैं दोबारा चेन्नई गया, मुझे उसी इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे मैंने ट्रांसप्लांट शुरू किए थे उन्होंने दोबारा मुझे इनवाइट किया एंड इस समय मैंने सोचा था कि अब मैं सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन पे फोकस करूंगा और किसी और एरिया में मेरी इंटरफेरेंस नहीं होगी। रेगुलर हार्ट सर्जरी को मैं आई विल कीप इट असाइड एंड आई विल ओनली फोकस ऑन एंड स्टेज हार्ट्स एंड लंग फेलियर। इस दरमियान आई वाज लकी कि आई कोलैबोरेटेड विद अ यूनिवर्सिटी इन नॉर्थ अमेरिका। वो लोग कम से कम 80 से 90 ट्रांसप्लांट साल भर में करते हैं। बहुत ही वरिष्ठ इंस्टीट्यूशन है जिनको 50 साल से ज़्यादा ट्रांसप्लांटेशन का एक्सपीरियंस है। उनके टीम के साथ हम जुड़ गए, उनको हम लोगों ने इंडिया इनवाइट किया। उनके सहयोग से हमने अपने सारे टीम को रिट्रेन किया। हमारी टीम में हमने अपने टीम के स्ट्रक्चर को बदल दिया। वी इन्वॉल्व मेनी पल्मोनोलॉजिस्ट, रेस्पिरेटरी केयर इंटेंसिविस्ट, रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, कार्डियक सर्जन्स, एनेस्थेटिस्ट वगैरह वगैरह। सारी टीम के अगर आप कॉन्स्ट्रक्ट दे तो कम से कम उस कोर टीम में 50 से 60 लोगों की जरूरत थी। इस टीम को हमने इस तरह से ढांचा, इस तरह से हमने मोल्ड किया कि उनका सारा फोकस सिर्फ उन पेशेंट्स पे हो जो एंड स्टेज हार्ट फेलियर और लंग फेलियर के साथ, कई कुछ पेशेंट्स 4 या 5 लीटर या कुछ पेशेंट्स 15 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट यूज कर रहे हो और इतनी बुरी अवस्था में थे कि उनके पास जीने का और कोई जरिया नहीं था और कोई उम्मीद नहीं थी। और हमने ये दोनों अपॉर्चुनिटीज को, ऑर्गन डोनेशन को एंड रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट्स विद सिक हार्ट्स एंड लंग्स को हमने एक जोड़ने का एक जो प्रयास शुरू किया 2017 में। आज मेरे ख्याल से 8 साल होने आ रहे हैं एंड वी आर वेरी प्राउड एंड ये मेरे टीम को श्रेय जाता है और लोगों को, उन पेशेंट्स को ये श्रेय जाता है जिन्होंने हम पे भरोसा दिखाया और उन एनजीओज और सिस्टम्स को जाते हैं जिन्होंने ऑर्गन डोनेशन को इतना प्रोत्साहित किया कि हम अब देख रहे हैं कि जिनके ट्रांसप्लांट 6-7 साल पहले हुए हैं वो इस तरह से घूम फिर रहे हैं जैसे दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल पीपल, नॉर्मल इंडिविजुअल्स। जब हमने शुरुआत करी थी तो लोगों ने मुझसे ये कहा था कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, खास करके लंग ट्रांसप्लांटेशन इंडिया में सक्सीड हो ही नहीं सकता
क्योंकि इस देश में इतना इन्फेक्शन है, इतनी पोल्यूशन है, इतना ट्यूबरकुलोसिस है। लेकिन मैं बहुत गर्व से ये कह सकता हूँ कि हमने इन सारे जो नेसेयर्स थे, जिनको इस थेरेपी पे भरोसा नहीं था, हमने उन सबको हमने गलत साबित किया है। और मेरे ख्याल से ये श्रेय हमें नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक जिम्मेदारी है कि हम इस चीज को इस तरह से यूज करें कि लोगों को और यंग सर्जन्स को उत्साह हो, और उनको वो भी इस दिशा में प्रयास करें, क्योंकि अभी एक बेंचमार्क सेट हो चुका है कंट्री में, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पे। तो मैं सोचता हूँ इस मौके को यूटिलाइज करके और भी लोग अगर इस एरिया में जुड़ते हैं, तो मेरे ख्याल से हमारा देश जो है वो अगले 10 से 15 साल में विल बी अ लीडर इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप फिगर्स को देखते हैं, अमेरिका के बाद मेरे ख्याल से इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पे इतने सारे लिवर, किडनी, हार्ट, लंग ट्रांसप्लांट्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से हमारा पॉपुलेशन है, जिस तरह से हमारे पोल्यूशन के जो रेट्स हैं, जिस तरह से हमारे वैरायटी ऑफ डिजीज है हमारे देश में, मुझे लगता है, और एजिंग पॉपुलेशन होगा, ऑर्गन डोनेशंस डेफिनेटली होंगे ही, क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स अनफॉर्चुनेटली इतने ज्यादा हैं। तो वी विल ओनली लुक एट helping many patients with sick hearts and lungs live better lives by being able to use a resource which, unfortunately, though sad, is seemingly endless. And if somebody dies and their family has the wish that their son or their daughter continues to live in someone else, that is probably a great tribute to not just the person who passed away, unfortunately, but it's also a contribution to society. तो मैं ये सोचता हूँ that I, in some ways, in the later stages or towards the end of my career, मेरे को मौका मिल रहा है to work in a social experiment, not just as a doctor, but also trying to make a better world around me, and to be able to convert a tragedy into a moment of joy for not one, but maybe 7 or 8 families. 2 kidneys, a liver, a heart, 2 lungs, corneas, probably intestine, pancreas, maybe bone grafts. So limb transplants. Transplantation and organ donation are inextricably wound together, and I think this sadness can turn into triumph for so many people, and I think that is probably what I enjoy doing now. Yeah. सो सर बहुत ही मॉडेस्ट हैं सर, जिस तरीके से बात कह रहे हैं बहुत इजी लगती है, बट लेट मी टेल यू इन फिगर्स, इस देश में जितने भी लंग ट्रांसप्लांट्स होते हैं उसमें से 80% लंग ट्रांसप्लांट सर खुद करते हैं। सर यहाँ भी ऑपरेट करते हैं, हैदराबाद में, बेंगलोर में भी करते हैं, बॉम्बे में भी करते हैं, और भी सेंटर्स अभी खुलते जा रहे हैं जहाँ सर खुद जाकर पर्सनली ऑपरेट करते हैं। एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन को जो माना जाता था कि इंडिया में हो ही नहीं सकता, सर ने प्रूव किया कि हो सकता है। साथ ही साथ साल भर में लगभग 100 सॉलिड ऑर्गन हार्ट, लंग एंड हार्ट लंग ट्रांसप्लांट्स, लगभग 100 का नंबर सर की टीम कर रही है, विच इज़ द हाईएस्ट पॉसिबल। एंड किसी भी एक पर्सन के लिए इस लेवल की परफॉर्मेंस करना इज़ प्रैक्टिकली इनह्यूमन सर। यू हैव डन समथिंग विच मोस्ट ऑफ अस विल नेवर बी एबल टू अचीव, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम फॉर दैट। मुझे वो समय याद है जब हम गुड़गांव में साथ में थे। इनफैक्ट गुड़गांव मैं जाना ही नहीं चाहता था, ऑनेस्टली टेलिंग यू। मेरे इतने सारे व्यूअर्स हैं जो आज मुझे गुड़गांव से आइडेंटिफाई करते हैं, एंड आई टेल यू, जब दिल्ली गुड़गांव की बात आई हुई थी तो मैं और मेरी वाइफ दोनों दिल्ली गुड़गांव नहीं जाना चाहते थे। इनफैक्ट वी हैड मूव्ड फ्रॉम चेन्नई टू गुड़गांव जस्ट बिकॉज सर ने चूज़ किया था उस समय फोर्टिस हॉस्पिटल में जाना। ही मूव्ड इन 2012 और उनके साथ में आया था एज अ मेंबर ऑफ हिज टीम, एंड तब से अब तक मैं गुड़गांव में ही हूँ। और अब तो भाई मुझे लगता है गुड़गांव इज़ माई होम एट द टाइम। बट सर को क्यों गुड़गांव छोड़ के वापस साउथ इंडिया जाना पड़ा, चेन्नई वापस क्यों जाना पड़ा, और शुरू में सर ने जो वापस चेन्नई में ट्रांसप्लांट प्रोग्राम बनाया और फिर अब हैदराबाद में। सो कैन आई से सेफली सर कि हैदराबाद में हार्ट और लंग ट्रांसप्लांटेशन 0 था लगभग, आपके आने के बाद नाउ हैदराबाद इज एज मच एज चेन्नई और मे बी इवन मोर? इज इट, व्हाट आर द नंबर दीज डेज? So this shift from Delhi to Chennai was obviously because unfortunately, you know very well, Mahesh, while we were in Delhi, Gurgaon for 5 years, organ donations continued to be so dismal. मेरे ख्याल से in the capital city and in around the capital city, we probably would have anything between 30 to 40,000 vehicular fatalities every year. 30 से 40,000 लोग NCR और आसपास के एरियाज में who used to come to Delhi largely or in centers around Delhi for primary care for head injury.
सबसे ट्रैजिक बात यह है कि इतने सारे जब नौजवान व्हीकल एक्सीडेंट्स में गुजर जाते थे, ऐसा कोई फीलिंग ही नहीं था टुवर्ड्स ऑर्गन डोनेशन। ऐसी कोई अर्थव्यवस्था ही नहीं बनी जहाँ पे ऑर्गन डोनेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करे। और ये चीज़ हमेशा मेरे को अखरती थी, क्योंकि मैं भी चाहता था कि while partly my upbringing was in North India, I worked for many years in North India. मेरी कोशिश ये हमेशा रही कि मे बी वी कुड ब्रिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन टू नॉर्थ इंडिया, लेकिन बहुत प्रयास करने के बावजूद मैं काफ़ी डिमोरलाइज हो गया और मैंने रियलाइज़ किया कि अगर इस फील्ड में कुछ करना ही है तो साउथ तो जाना ही पड़ेगा। सो दैट मूव वाज ऑब्वियसली प्राइमरीली फॉर दैट। इस जगह पे मैं अपने ऑडियंस को एक इंसिडेंस बताना चाहूँगा। जब हम फोर्टिस में थे एंड हमने अपना हार्ट ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम शुरू किया था, यू विल बी शॉक्ड टू नो, हम लोगों ने पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हरियाणा का करना डिसाइड किया था और करने के दौरान हमें कॉल आई थी कि एक ऑर्गन अवेलेबल है। हम लोग टीम में तैयार होके गए थे, हार्वेस्ट करने के लिए मैं जाने वाला था। एम्बुलेंस तैयार थी, हमारी एम्बुलेंस तैयार थी, गाड़ी जाने के लिए तैयार थी, बट जहाँ बॉडी अवेलेबल थी, जहाँ पर कैडेवर अवेलेबल था फॉर ऑर्गन डोनेशन, उस हॉस्पिटल में हमें एंट्री ही नहीं मिली। जस्ट बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज सच, जस्ट बिकॉज ओवरऑल वो कल्चर नहीं है वहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन का। दो उस ज़माने में वो देख के इट वॉज सो डिस्गस्टिंग फॉर अस कि एक हार्ट का उपयोग अगर अच्छे से हम कर पाते तो एक जान उस समय बन जाती। वो नहीं हो पाया, बट फिर भी लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि हरियाणा का पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन डॉक्टर संदीप बतावर सर ने ही किया है। और वो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करने के दौरान जो ब्यूरोक्रेटिक बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, सर वुड यू लाइक टू टॉक इन टर्म्स ऑफ हाउ वाज द क्लिनिकली दैट केस एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट? Clinically, we got somebody very sick. He was very unwell when he underwent the transplant. But more than surgery, more than treating this sick individual and taking care of him and his family, I think the repercussions of trying to do something game-changing or life-saving or unique in the northern capital or the NCR area was always looked at very suspiciously. It was looked as a threat, as a serious competition, and I think that unfortunately is something that deters और प्रिवेंट्स प्रोग्रेस। क्योंकि कोई भी इंसान अगर कोई नया चीज़ करना चाहता है या अच्छी चीज़ करना चाहता है, खास करके समाज के लिए, अगर उसको इतने सारे रोड़े और ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं और उसके हैज टू डील विद ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप and unnecessary criticism and competition, it will prevent many people from doing good things. तो मेरे ख्याल से ये under the scanner रहना एक तरीके से ठीक है for oversight, but you know, when you are in the court of public scrutiny and when people try to create unnecessary pressure on you, I think it is harmful. It's harmful in general for the human population. तो मेरे ख्याल से कुछ ही लोग इस चीज़ को ओवरकम कर पाते हैं और बहुत कम लोग हैं जिनमें ये दृढ़ निश्चय होता है कि जो भी अंजाम क्यों ना हो, मैं इस दिशा में कोशिश करूँगा। साउथ में आके मेरे को ये प्रेशर बिल्कुल नहीं लगा। इट वॉज मच ईजियर, पीपल वेर मोर एक्सेप्टिंग। लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझा और एक्सेप्ट किया, क्योंकि आप जानते हो महेश कि 99% जो पेशेंट्स ट्रांसप्लांट के आते थे वो नॉर्थ से ही आते थे। सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया। साउथ के बहुत कम ऐसे पेशेंट होते थे जो ट्रांसप्लांटेशन की तरफ आकर्षित भी होते थे, या उनको एक भरोसा ही नहीं होता था कि दो ऑर्गन अवेलेबिलिटी होती थी, लेकिन किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की दिशा में सोचने का समय भी नहीं मिलता था और वो लोग सोचते भी नहीं थे। थोड़ी ज़्यादा फेटलिस्टिक सोसाइटी है, एक्सेप्ट करती है कि भाई अगर मेरा ऑर्गन फेल हो गया तो शायद ईश्वर की यही इच्छा है, अब जो होगा वो ठीक है, आई एम हैप्पी विद दिस। नॉर्थ में थोड़ा सा मैंने नोटिस किया जज्बा ज़्यादा है कि हम अपने सिचुएशन से जूझें, हम अपने सिचुएशन को ओवरकम करें और हमारे रिसोर्स को हम लोग डिप्लॉय करें। तो ये एक सोच की बात है बिटवीन द सदर्न एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, विच इज़ प्रोबेबली माई ऑब्जर्वेशन। इसीलिए अभी भी अगर मैं नोटिस करता हूँ, आई ऑलवेज नोटिस पेशेंट्स फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हु बड़ी मुश्किलें फेस करते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह से वो लोग हमारे सेंटर्स में पहुँचते हैं। और आप तो जानते हो सारे सेंटर्स सदर्न और सेंट्रल इंडिया में ही हैं। तो ये चीज़ मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ। अभी रिसेंटली जो मैं ट्रेंड नोटिस कर रहा हूँ कि नॉर्थ इंडिया में कुछ डोनेशंस होने लगे, जो बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल से, क्योंकि किसी भी बीमार इंसान को अपने फैमिली को डिसरप्ट करना, अपने फैमिली को
हाफ अक्रॉस द कंट्री ट्रैवल कराना, नई जगह में आके रहना 3 से 6 महीने तक, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद एक एनवायरनमेंट के साथ भी जूझना, सोशल सर्कमस्टेंसेस, खाने पीने की दिक्कत होती है। ये सारी चीज़ों से जूझने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर यही डोनेशंस नॉर्थ में होते, हमारे सेंटर्स भी नॉर्थ में हो सकते हैं और वहाँ पे भी सेंटर्स ग्रो हो सकते हैं जिससे लोगों को सुविधा हो। तो मेरे ख्याल से मैं खुश इस बात से हूँ कि अभी जो 8 या 9 साल का हमारा स्ट्रगल रहा, धीरे-धीरे मैं देख रहा हूँ कि ऑर्गन डोनेशन की जो रेट्स बढ़ रही हैं, तो एक उम्मीद की किरण जगती है कि हाँ, अब बहुत सारे पेशेंट्स को नॉर्थ में भी इलाज किया जा सकता है, जो लोग यहाँ तक नहीं आ सकते। सो आई थिंक दैट्स वन गुड पॉइंट। साउथ का ये खास है कि आई थिंक द गुड पार्ट अबाउट द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री आई नोटिस इज दे आर मोर गिविंग, they are more accepting about what nature or what God has decided for them. They accept fate very easily. They come to terms with fate very easily. They do not fight with it, majority of them, and they are more open to organ donation, because organ donation is a very personal thing. In a moment of great tragedy for a family to suddenly decide, ये कोई चीज ऐसा सोच के नहीं बैठा होता है कि मैं ऑर्गन अपना अंग दान करूंगा, कोई नहीं सोचता। नहीं, कई लोग तो ऐसे आई टेल यू सोचते भी हैं, प्लेज भी करते हैं, बाद में जब रियल टाइम आता है तो कुछ नहीं करते हैं। सो देखिए, सबसे बड़ा दान जो कोई भी इंसान कर सकता है वो है अंग दान। एंड सर से मैं यही चीज़ दूसरे तरीके से अगर पूछूं कि क्यों साउथ इंडिया में अंगदान ज़्यादा हो रहा है और नॉर्थ इंडिया में नहीं हो रहा है? एक तो ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक है, इज इट द बेसिक कल्चरल डिफरेंस बिटवीन टू? देयर इज अ कल्चरल डिफरेंस। I think there is a greater simplicity in the way people live their lives. It is not very complicated. अगर सिंपल हिंदी भाषा में कहूँ, मुझे आप जज ना करें तो अच्छा होगा। शोशेबाजी मेरे ख्याल से कम है, शोशेबाजी कम है साउथ में, लोग ज़्यादा सिंपल हैं, अप्रोच टू लाइफ मच सिंपल है। हाँ, ये भी बदल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ अच्छा है, ये भी बदल रहा है क्योंकि समाज ही बदल रहा है। पर मेरे ख्याल से एजुकेशन के साथ और यंगस्टर्स जो है, मेरे को सबसे ज़्यादा होप, और हमेशा हमारे जनरेशन को अपने आने वाले जनरेशन पे ही होप ज़्यादा रहता है। मैं नोटिस करता हूँ कि यंगर जनरेशन बहुत ही ज़्यादा अवेयर है इन चीज़ों के बारे में, वो सोसाइटी में चेंज लाना चाहती है, वो अपने सराउंडिंग्स में चेंज लाना चाहती है। तो मेरे ख्याल से इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा है। हम जो मिडिल एजड और बुज़ुर्ग हैं, हमारी पॉपुलेशन और संख्या कम होती जा रही है। जो हमारे नौजवान हैं, मेरे ख्याल से वो देश को नई दिशा दिखाएंगे। People like you and youngsters will come after you, will take the country, especially in the field of medicine, much forward. But what is very important is, I think, creating that environment and वो trust को बनाना organ transplantation में, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये अगर हम लोग इस जिम्मेदारी को अगर पूरी तरह से निभाएं, तो मेरे ख्याल से न सिर्फ पेशेंट्स को ये भरोसा होगा, लेकिन जो ऑर्गन डोनर्स हैं, जो इतने मुश्किल समय में ऑर्गन डोनेट करने का प्रयास करते हैं या कोशिश करते हैं, उनको भी अच्छा लगता है ये जान के कि जिनको उन्होंने लिवर दिया, किडनी दिया, वो अच्छी लाइफ्स जी रहे हैं, क्योंकि वो उनका एक फुलफिलमेंट वाली बात होती है। तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है, इसको थोड़ा सा और हमें बढ़ावा देना चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें अवेयरनेस मिलाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इस चीज़ की भी अवेयरनेस आपके चैनल के थ्रू बहुत ज़रूरी है। बिकॉज महेश, आई सी यू ऑलवेज speak about heart health. You're trying to dispel all the wrong notions about heart disease. You're trying to guide your audience towards the right choices that they have to make. You're teaching them how to live better and healthier lives. You're not a commercial, you're not a commercial individual who is trying to kind of peddle agenda. You don't have any agenda, and that is such an exceptional quality to have, because हमारे ऑडियंस को अवेयर करना ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, and you do it so beautifully, and it is a privilege for me to kind of speak in that fashion on your channel, because I believe it's a responsibility all of us have. तो मेरे ख्याल से ऑर्गन डोनेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का भी यही है। कोई नहीं चाहता कि उसका लंग ट्रांसप्लांट हो, कभी कोई नहीं चाहता हार्ट ट्रांसप्लांट हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, डिजीज पैटर्न्स ऐसे हैं कि कई बार हम लोग मल्टीपल स्टेंट्स डलवाने के बाद, बाईपास सर्जरी करवाने के बाद भी हमारे हार्ट मसल्स जो है वो फेल होते जाते हैं। एक समय ऐसा होता है कि हम 50-55 साल के हो गए और हमारे हार्ट्स इतने कमज़ोर हैं, बाकी सारे अंग अच्छे हैं, एक जीने का जज्बा है, एक जीने की वजह है, लेकिन हमारा शरीर जवाब दे गया है। तो ऐसे लोगों को मेरे ख्याल से एक 10-15 साल, 20 साल की अगर आयु और एक्स्ट्रा मिल जाती है ऑर्गन डोनेशन के थ्रू,
हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के थ्रू, मेरे ख्याल से इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में हम एज क्लिनिशियंस कर नहीं सकते। तो इस दिशा में काम करना मेरे ख्याल से हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सर। सो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ही यही है कि अवेयरनेस लाएं। तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन ऐसा ऑपरेशन माना जाता था पहले कि अगर ट्रांसप्लांट हुए तो बहुत ज़िंदगी नहीं है, बट लेट मी टेल यू, आज के ज़माने में जो हार्ट ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं उसमें एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन आफ्टर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इज़ मोर देन 13 ईयर्स। कि ये फिगर और चेंज हुई है सर आजकल? सो एक्चुअली दीज आर अपडेटेड फिगर्स महेश, क्योंकि व्हेन वी स्टार्टेड हमारे फिगर्स ये थे कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन 50% सर्वाइवल इज 10 ईयर्स, यानी 50% पेशेंट जो है हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद 10 साल जी लेते हैं आसानी से विदाउट देयर न्यू हार्ट्स गेटिंग डैमेज। लेकिन इंक्रीजिंगली अब ये देखा गया क्योंकि टिश्यू क्रॉस मैचिंग, प्री ट्रांसप्लांट जो टेस्ट होते हैं उनको उनकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम लोग जब किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो किसी इंसान के अंग को हम किसी और इंसान के शरीर में डालते हैं। अच्छी बात यह है कि हम एक इंडियन जेनेटिक पूल के लोग हैं। अगर विदेशों में देखेंगे, अगर आप अमेरिका या यूरोप में देखते हैं तो आयरिश हैं, जर्मन्स हैं, ब्लैक्स हैं, हिस्पैनिक्स हैं, देयर आर पीपल फ्रॉम वेरियस nationalities and various ethnic kind of racially different। तो इनकी HLA भी अलग होती है, उनके चैलेंजेस भी अलग होते हैं। हमारा एक इंडियन पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स नहीं है, तो इस वजह से मैंने नोटिस किया कि हमारे देश में रिजेक्शंस कम हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा है। वेस्टर्न नेशंस में रिजेक्शन ज़्यादा है क्योंकि एथनिकली डाइवर्स है, रेशियली डाइवर्स है। हमारे वी आर एन इंडियन जेनेटिक पूल। द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज हमारे पास डेटा नहीं है, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन की शुरुआत हमारे देश में मेरे ख्याल से 5, 10 साल, 15 साल, उसके पहले तो कोई वॉल्यूम्स ही नहीं थे। इतने कम समय में हमने इतना प्रोग्रेस किया है। तो अच्छी बात यह है कि अगले 5-6 साल में जो हमारे पास डेटा है उस डेटा के आधार पे हम लोग बहुत सारे डिसीजंस ले पाएंगे। मैंने खुद नोटिस किया है कि जो मैं काम 2017-18 में कर पाता था, प्रिडिक्टेबिलिटी जो कर सकता था मैं ट्रांसप्लांट्स में, उससे मैं कम से कम हम लोग एक टीम के माध्यम से वी हैव गॉन प्रॉब्ली 100 times farther, we have moved 100 years ahead in such a short time। So we are able to gauge how risky will be an operation। हम लोग we are not entering a blind spot without knowing what we are doing। We have a 75 to 80% understanding of how things will be, how things will pan out, because हमें उनके sensitization का अंदाजा है, हमें उनके other body organs के state का अंदाजा है, उनका physical ability का अंदाजा है, उनके background के बारे में अंदाजा है। तो even the sickest of sick patients we are able to time them और we are able to plan their surgery well। हमारी network ऐसी हो गई है because we have 6 centers now across the country। 6 cities में हम लोग transplant करते हैं। मेरी टीम 6 जगहों में फैली हुई है। तो एक दूसरे, हाँ, अहमदाबाद, बॉम्बे, पूना, 2 centers in Bangalore, and we are probably starting 1 in Chennai shortly and maybe 1 in Delhi at Gangaram। So with 2 more centers being added, मुझे ये लगता है, and our teams, people who have worked with us are going to be deployed in multiple centers। इससे सबसे बड़ा फायदा हार्ट लंग ट्रांसप्लांट में ये होता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जानना कि हार्ट को आप शरीर से बाहर 4 या 6 घंटे तक रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी डोनर के शरीर से आपने हार्ट को निकाला तो उस शरीर में, उस ऑर्गन में खून हमें दोबारा 4 घंटे, मैक्सिमम 6 घंटे के अंदर दौड़ाना है। 4 घंटे का अगर हमने 4 घंटों के अंदर अगर हमने ये सक्सीड किया तो इस ऑपरेशन की क्वालिटी अलग होती है। 6 घंटे तक फिर भी मेरे ख्याल से इट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। लेकिन जैसे वो ऑर्गन की ड्यूरेशन आउट ऑफ द बॉडी 6 घंटे से ज्यादा होता है तो उसमें दिक्कतें आती हैं। वो इसीलिए क्योंकि अभी हमारा तरीका है ऑर्गन को प्रिजर्व करने का, वो सिर्फ आइस बॉक्स में है। आइस के इर्द गिर्द हम लोग हार्ट को रख के फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इससे हमारे जो ज्योग्राफिकल लिमिटेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग ओनली लोकल ऑर्गन्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने जो नए टेक्नोलॉजीज अभी इख्तियार की हैं, जैसे देयर इज समथिंग कॉल्ड अ 10 डिग्री बॉक्स। तो 10 डिग्री बॉक्स में हम लोग आइस का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं। उस ऑर्गन को 10 डिग्री में ही प्रिजर्व किया जाता है विद प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। इस ऑर्गन को, हार्ट को, हम लोग अब 8 से 12 घंटे तक आउट ऑफ बॉडी रख सकते हैं। तो ये प्रयास जो किया गया ये ऑब्वियसली वेस्ट में ही हुआ है, और ये क्योंकि ये डिवाइसेस महंगे हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली बिकॉज वी आर अ लार्ज सर्विस, वी आर अ लार्ज प्रोग्राम, so many of these trial instruments which are now FDA certified, इनको FDA certification प्राप्त है। उन्होंने हमको as a
एक्सटेंशन बेसिस में दे हैव गिवन इट टू अस एज अ ग्रांट। तो हम इन चीज़ों को इंडिया में डिप्लॉय कर पा रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि ऐसा होने से मेरे ख्याल से इंडिया की विजिबिलिटी बढ़ेगी और भी सेंटर्स को ये प्राप्त किया जा सकता है। लंग्स में इसी तरह से अब 10 डिग्री के साथ हम लोग लंग्स को भी अर्ली वी यूज्ड टू कीप देम 6 to 8 आवर्स आउटसाइड द बॉडी, नाउ वी कैन एक्सटेंड अप टू 12 to 14 आवर्स। उससे ये होता है कि अगर मान के चल, विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ योर टाइम ऑन दिस क्वेश्चन, अगर दिल्ली में कोई ऑर्गन है और उसने हैदराबाद पहुंचना है तो मेरे ख्याल से ट्रैवल टाइम्स ही 3 घंटे के 3-3.5 घंटे हैं। अगर 3.5 घंटे ट्रैवल में निकल गया तो हमें ये ऑपरेशन अगले 5 घंटे में पूरा करना है, विच वी नॉर्मली आर एबल टू डू। लेकिन कई बार मान के चले डिब्रूगढ़ से कोई ऑर्गन आ रहे, 5 घंटे सिर्फ ट्रांजिट में हो गए, तो फिर ऑर्गन को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ये 10 डिग्री बॉक्स में हम इसको 12 to 16 आवर्स एक्सटेंड कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल डैमेज टू द ऑर्गन। तो ये चीज पिछले 2 साल से हुआ है, इससे हम लोग अपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स को बढ़ा पाए हैं। अच्छी बात ये भी है कि कई बार हमें चार्टर लेना पड़ता था ऐसे ऑर्गन्स के लिए, क्योंकि चार्टर से ऑर्गन तेजी से पहुंचती है। अब हमें चार्टर की कोई फिक्र नहीं है। जहाँ पे लोगों को 20 लाख एक्स्ट्रा खर्चे, 15-20 लाख एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता, वहाँ पे हम उसी कमर्शियल फ्लाइट में 10 डिग्री बॉक्स से अगर हम ऑर्गन ले आते हैं तो हम लोग उसी ऑर्गन ट्रांसप्लांट को उसी इफेक्टिवनेस से हम कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा योगदान रहा है साइंस में। और ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं क्योंकि डेटा है और नॉलेज है और इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है वेस्ट में कि उस एक्सपीरियंस को हम लोग इंडिया में अडेप्ट कर सकते हैं। इस जगह पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। 2017 की बात है, सर का एक दिन मुझे फ़ोन आया था। मैं अपनी हार्ट सर्जरी कंप्लीट करके उस समय गुड़गांव में बैठा था। सर इज़ लाइक, महेश फ्री हो? यस सर, आपके लिए हमेशा फ्री हो। तो सर ने कहा यार एक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट अवेलेबल है और हमें यहाँ चेन्नई में बुलाना है। उस दिन पे हम भागे थे। उस समय के हिसाब से दिल्ली से ट्रैवल करके वो हार्ट चेन्नई तक पहुंचने का आई थिंक उस समय का हाईएस्ट था। जो ट्रांजिट टाइम था उसमें 4 घंटे हुए थे। एंड वो हार्ट जो हमने भेजा था दिल्ली से चेन्नई में, वो हार्ट सक्सेसफुल ऑपरेट हुआ था। सर ने उस समय पे भी, वो पेशेंट भी अभी भी अच्छे चल रहे हैं। अब ऐसी और टेक्निक्स आ रही हैं जिनमें कि और प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। सर व्हाट इज़ दिस एक्स वाइवो सिस्टम एंड हाउ गुड इज़ इट? सो एक्स वीवो इज अनदर स्टेप। तो एक्स वीवो बेसिकली उसका हिंदी में ये एक्सप्लेनेशन ये है कि आउट ऑफ द बॉडी, वीवो इज द बॉडी, एक्स इज आउटसाइड द बॉडी। तो इस ऑर्गन को हम लोग जैसे आइस में रखते हैं। सो महेश, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज व्हेन एन ऑर्गन इज इन आइस, वो स्टैटिक है, इट्स फ्रोजन, उसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। उसी ऑर्गन को जैसे आपने निकाला उसी अवस्था में आपने ट्रांसप्लांट करना है। जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स को देखते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो परफेक्ट नहीं होते। परफेक्ट का मतलब ये है कि हमारे कुछ क्राइटेरिया होते हैं जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं कि वो 5 या 6 क्राइटेरिया हार्ट में और 7 से 10 क्राइटेरिया लंग में, वो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। ये किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, क्योंकि देश भर में और पूरी दुनिया में 90 से 95% ऑर्गन में थोड़ी बहुत इधर उधर की खामी हो सकती है। और खामी फिजिकल डिफेक्ट नहीं है, ये खामियां इसीलिए है क्योंकि जैसे लंग्स है, लंग्स आमतौर पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है और वो लोग आईसीयू में एडमिटेड है, तो अगर आईसीयू में एडमिट हो गया तो लंग का एक हिस्सा हल्का सा पिचक जाता है, जिसको हम लोग नॉर्मल शब्दों में एटेलेक्टेसिस कहते हैं। वो इन्फेक्शन नहीं है, वो लंग थोड़ा सा पिचका हुआ है। तो अगर किसी को हल्का सा भी एटेलेक्टेसिस है, वो आइडियल ऑर्गन नहीं है। तो आप समझिए कि 90% ऑर्गन्स जो है लंग्स हैं वो नॉर्मल नहीं हो सकते। इसीलिए दुनिया भर में ये देखा गया कि अगर हम 100 लंग डोनेट करते हैं तो 30% लंग या 35% मैक्सिमम लंग के इस्तेमाल होते हैं, 65% हम लोग डिस्कार्ड करते हैं। ये 35 में भी मे बी 90% of them are just about normal. 10% are perfectly normal. They're absolutely acceptable. But 85% of them are subnormal. But these lungs cannot be thrown away. At the same time, if you utilize those lungs, we are exposing patients to a slight degree of risk. So many of these cases, इस ऑर्गन को हम लोग आउट ऑफ द बॉडी रिकंडीशन कर सकते हैं। अगर हम लोग आइस में ट्रांसपोर्ट करते हैं तो रिकंडीशनिंग की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन अगर इसको हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, एक मशीन पे डालते हैं, जहाँ पे न्यूट्रिशनल सॉल्यूशंस हम दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स इन्फ्यूज कर सकते हैं, लंग को वेंटिलेट कर सकते हैं, लंग की टेम्परेचर को हम घटा सकते हैं, साथ में न्यूट्रिशन हम दे सकते हैं, तो इस लंग को हम इम्प्रूव कर सकते हैं ऑन द बेंच। आप ये सोचिए, हेड इंजरी जब होती है तो बहुत सारा पानी जो फ्लूइड है वो लंग्स में जमा होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि महेश वेरी वेल कि इसको हम लोग कैटेकोलमीन स्टॉर्म बोलते हैं, क्योंकि द मेजर एक्सीडेंट
शरीर में इतने ज़्यादा हार्मोन्स दौड़ने लगते हैं कि लंग्स में पानी जमा हो जाते हैं, हार्ट्स कमज़ोर हो जाते हैं, किडनी की कमज़ोरी आ जाती है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल आसमान में चढ़ जाता है। तो इससे जो सारे ऑर्गन्स है उसमें कोई ना कोई क्षति पहुंचती है। ये रिवर्सिबल है, ये परमानेंट नहीं, डैमेज नहीं, ये रिवर्सिबल कंडीशंस है। लेकिन उस ऑर्गन को आप ट्रांसप्लांट के लिए कैसे यूज कीजिएगा, उनको रिकंडीशन करना बहुत जरूरी है। तो वेस्ट में जब रिकंडीशनिंग सॉल्यूशंस और मशीन्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, उसको इंडिया में लाके फाइनेंशियली फीजिबल बनाना असंभव है, क्योंकि एक एक्सवीवो मशीन को अगर हम ओरिजिनल लाके इंडिया में इस्तेमाल करते हैं लंग्स पे, तो इट विल कॉस्ट अस अनदर 35 to 40 lakhs फॉर वन लंग रिकंडीशनिंग। सो वी स्टार्टेड वर्किंग बैकवर्ड्स ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। आप भी जानते हो महेश, देवर मल्टीपल केसेस। हमारे आईसीयू में वी वुड हैव एट एनी गिवन टाइम 20 to 22 पेशेंट्स ऑन ECMO in our large ICU. Many of them would require lung transplant because they were on ECMO for more than 6 to 8 weeks और lungs में कोई improvement नहीं हो रहा था, तो इनका transplant अनिवार्य था। Luckily हम उस state में थे तब जहाँ पे organ donations were allowed. Of all the states in the country, after Telangana, only Karnataka and to some degree Maharashtra allowed organ donation to happen. तो हम लोग donors के COVID testing होता था, अगर वो negative थे तो उन organs को हम use करते थे। उस समय we could manage to perform nearly 32 to 34 transplants, double lung transplants on COVID patients. That's the largest series in the world. किसी एक सेंटर ने 30 से 35 लंग ट्रांसप्लांट कोविड में नहीं किया, आज तक किसी ने नहीं किया। सो वी आर वेरी प्राउड दैट इन आवर कंट्री we could do it and we could save so many lives. So important समय ये था कि उस समय हमें रियलाइज हुआ कि एक्स वीवो कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर हो सकता है, और हमने हमारा प्रोग्राम भी तभी शुरू किया था, क्योंकि एक्स वीवो पे आप उस ऑर्गन को ट्रीट कर सकते हो, उसमें कोविड के कोई भी आसार है तो यू कैन ट्रीट इट मेडिकली विद एंटीवायरल्स, यू कैन ट्रीट इट विद एंटीबायोटिक्स, दो वी वुड नेवर टेक अ कोविड लंग इन द फर्स्ट प्लेस, बट यू कैन प्रोटेक्ट दैट लंग बेटर। तो ये सारी चीजें करके वी कैन एक्सपैंड द डोनर पूल बाय अनदर 20 to 30%। इसका कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे हम लोग 100 लंग्स कर पाते हैं, लो कॉस्ट, efficient and cost effective ex vivo solutions और platform से हम लोग we can probably do another 30 lungs more annually at this current estimate. So we are deploying this technology routinely in Hyderabad, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आगे आने वाले दिनों में in our other centers we'll be able to do ex vivo lung transplants too. सो एक बार और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, एक्स वीवो इज़ लाइक कि अगर जैसे किसी बच्चे को नियोनेटल आईसीयू में रखते हैं, वैसे ही जो अंग मिला, हार्ट मिला या लंग मिला, उसका अपना आईसीयू होता है, उसका अपना एक चैम्बर होता है, और उस अंग को इम्प्रूव करके ये देखा जाता है कि अब ये दिल या लंग्स ये पहले से अच्छे हुआ है कि नहीं, और अगर अच्छा हो गया तो हम इंसान में यूज़ करेंगे, नहीं तो फिर डिस्कार्ड करेंगे। और ये सिर्फ इसीलिए है कि अंगों की इतनी कमी है, डोनेशंस इतने कम आ रहे हैं कि कोई भी अंग वेस्ट हो वो हम सबको बहुत दुखी होता है वो देख के। सो मैं सर से पूछना चाहूँगा, सर आपके एस्टिमेशन में इंडिया में कितने वाइटल ऑर्गन्स ऐसे वेस्ट हो रहे हैं? प्लेंटी। अभी करंट रेट्स ये हैं कि महेश, वी प्रॉब्ली डोनेट अराउंड 1000 to 1200 डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशंस एनुअली। आप देखिए संख्या, अगर आप देखेंगे मे बी 150 lungs are used, maybe 250 hearts are used, maybe of them 800 livers are used, maybe between 700 to 900 or maybe 1500 because the kidneys are 1500 kidneys are used. This is a drop in the ocean. This is a drop in the ocean. There are 150,000 till a couple of years back. Last year I believe the estimate is 164,000 annual fatalities from road traffic accidents. तो आप देखिए, अगर 1.5 लाख लोग अनफॉर्चुनेटली क्षति पहुंचती है, उनको जाने गवा देते हैं, उसमें से सिर्फ अगर 1200 लोग डोनेशन करते हैं, तो इसका मतलब है मेरे ख्याल से हमारे सिस्टम में ही कोई गड़बड़ है। अगर 1200 लोग इंटेंट या इच्छा रखते हैं ऑर्गन डोनेशन करने की, मुझे लगता है कि 1,60,000 और जो लोग हैं उनमें भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो तैयार हैं, जो रेडी हैं अंगदान करने के लिए। ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें समाज में इस चीज़ को और स्प्रेड करना है। वही सेंसिटिव तरीके से उस समय पे कोई समझा नहीं पाता है। देखिए, किसी की एक्सीडेंट से मौत हुई, उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, नोबडी कैन कंट्रोल इट। अब उस व्यक्ति की जान तो गई है, ब्रेन डेड है। ऐसे व्यक्ति में जो ब्रेन डेड है और उसका वापसी का कोई चांस नहीं है, ऐसे व्यक्ति को उस समय कोई अच्छे से समझाए पाए ऐसा सिस्टम बनना चाहिए। अब देखिए, कोई डॉक्टर डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, इट हैज़ टू बी अ सिस्टम। सो वो जो सिस्टम है अभी भी इंडिया में इतना इमेच्योर है कि
जब कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट करके पेशेंट आया ब्रेन इंजरी के साथ में, तो जो ट्रीटिंग यूनिट है वो ये मान के चलती है कि इसको बचाना है, पेशेंट को बचाना है, और जब नहीं बचता तो पेशेंट ब्रेन डेड के साथ में उस समय ये लोग ये सोचते हैं कि नहीं बच पाया, शायद हमारी गलती है। देखिए, गुजरने वाले ने गुजरना है, कि किसी की किस्मत आप नहीं बदल सकते हो, बट अगर कोई ब्रेन डेड है, उस समय पे थोड़ी सी समझदारी से, थोड़ी सी सांत्वना के साथ में, थोड़ा सा प्यार से समझा के यदि ऑर्गन डोनेशन के लिए इनकरेज किया जाए तो किसी और व्यक्ति की जान बच सकती है, और एक नहीं, जैसे सर ने कहा, 8-10 व्यक्तियों की जान बच सकती है। 1.5 लाख से ज़्यादा इंसानों के अंग वेस्ट हो रहे हैं इंडिया में जस्ट बिकॉज ये सिस्टम नहीं। और मेरी इस टॉक का जो एक अपील ये है पूरी जनता से कि ऑर्गन डोनेशन के लिए एक अवेयरनेस हो, सेंसिटिवनेस हो, क्योंकि देखिए इस टाइप की यूनिट्स जो काम कर रही हैं ना, वो दुनिया में बेस्ट है, और दुनिया में बेस्ट काम में यदि हम कंट्रीब्यूट करें तो कई जानें बचा पाएंगे, और ऑर्गन डोनेशन से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। और ऐसे पेशेंट जिसको कि अब हार्ट फेलियर हो चुका है, लंग फेलियर हो चुका है, उनकी डेली ज़िंदगी बहुत ख़राब बीत रही है, ऐसे लोगों के लिए सेकंड ओपिनियन बहुत ज़रूरी होती है। सो मैं सर से पूछना चाहूँगा, व्हाट इज़ हिज ओपिनियन ऑन टेकिंग अ सेकंड ओपिनियन, बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है इंडिया में हार्ट फेलियर पेशेंट्स दवाइयाँ लेते वेंटिलेटर पे आके हॉस्पिटल में भर्ती होते होते गुजर जाते हैं, उनको हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में या लंग ट्रांसप्लांट के बारे में बताया भी नहीं जाता है। व्हाट इज़ योर थिंग? When the premise of when you started, I think was very bold, and I think it is the need of the hour. 10 साल पहले, 8 से 10 साल पहले when you started this, Mahesh, I know you probably did not know where it will go, but I can tell you have made such an impact with your channel, with spreading the right message, with making people aware of their health and their disease conditions, and I think there are very few that are working in this direction and doing work like you. Taking a second opinion, I think, is a fundamental right. Is a fundamental right क्योंकि nobody is above the truth, and unfortunately we live in a world, हम उस दुनिया में जीते हैं जहाँ पे you cannot believe anyone's intent. Sadly, it is very sad, but ये सच है. People can say things, they can twist the truth just to suit their purpose. And because they sit in a position of power and position of knowledge and position of authority, they are able to twist the narrative. And that responsibility lies within us as human beings to say the truth. Not all of us will have that responsibility. We have our own agendas. So मेरे ख्याल से having a authoritative, sensible, patient-centric voice is the need of the hour. सेकेंड ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूर चीज़ है कि आप जिससे सेकेंड ओपिनियन लेते हैं, आप कम से कम उसको जानें, उसके बारे में उसकी पहचान करें, आप समझें कि इनकी इस फील्ड में इनका योगदान है, इनकी एक्सपर्टीज़ है, तब जाके आप उनसे पूछें। क्योंकि वही सवाल अगर हार्ट फेलियर के बारे में आपने किसी एवरेज कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन या सर्जन से पूछा, तो शायद आपको सही दिशा नहीं मिलेगी, शायद आपको एक गलत दिशा में ले जाने की संभावना बढ़ती है। तो आप अपने रिसर्च करें, आप उन्हीं लोगों से पूछें जिनको इस फील्ड में ख्याति प्राप्त है, जिनका काम है इस फील्ड में, उनसे ज़रूर पूछें, क्योंकि उनसे आपको सही जवाब मिलेगा। बिल्कुल, और ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। इनफैक्ट आई हैव डेडिकेटेड माय करियर टुवर्ड्स इट, सर भी कह रहे हैं, और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी भी कहते हैं। सो क्लास 1A इंडिकेशन, क्लास 1A मतलब ये कि जो साइंस से प्रूवन है और बेस्ट ऑप्शन है। क्लास 1A इंडिकेशन है कि आप सेकंड ओपिनियन लो। अगर स्टेंटिंग करानी है, बाईपास कराना है, लंग की कोई सर्जरी करानी है, किसी भी चीज़ की हो, हार्ट फेलियर मरीज में क्या क्या ऑप्शन है, बिकॉज आजकल हार्ट फेलियर के मरीज के लिए इतनी सारी ऑप्शंस ओपन हैं, दवाइयों से लेके एडमिशन से लेके कई सारे प्रोसीजर्स आजकल हो सकते हैं, बट हर पेशेंट के लिए अलग अलग प्रोसीजर सूटेबल होता है, एंड ओनली टेक्निकली कॉम्पिटेंट पीपल कैन टेल यू दैट, नॉट एवरीबडी कैन टेल यू दैट। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सर को मैं, If I may interrupt you for 1 second, Mesh, I wanted to ask you this question because I think you can bring it forward to the audience better. कई बार मैं देखता हूँ कि अगर हमने किसी पेशेंट्स के रिपोर्ट्स के बारे में, अगर हम चाहते हैं कि वो उनके रिपोर्ट्स को हम एक्सेस करें, they come to me for an opinion and I tell them, can you get me this CT scan or can you get me this MRI film? तो लोग बोलते हैं, the hospital where we got the test done, they're unwilling to give us the report. So how does
how does the common public deal with this? How do you advise No, them? so legally nobody can hold your reports back. It is your property. It is your thing. You have paid for it also. अगर आपने जेब से नहीं भी पे किया हो तो आपकी तरफ से सरकार ने पे किया या इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया है. आपको उस रिपोर्ट की सीडी लेने का पूरा अधिकार है. आजकल पेन ड्राइव में भी दे रहे हैं लोग, बट दैट इज़ योर राइट. नोबडी कैन रिफ्यूज़ इट. इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम इज़ नॉट अ क्लोज सिस्टम. इनफैक्ट गवर्नमेंट भी सोच रही है इस मामले में कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें किसी भी डॉक्टर को बाकी चीज़ें अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, और प्राइवेटली जो पेशेंट को बुलिंग होती है, आर्म ट्विस्टिंग होती है कि टेस्ट की रिपोर्ट ही नहीं देते हैं. अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस था जिसमें कि एंजियोग्राफी की सीडी दी ही नहीं. अब पेशेंट चाहता है पूछना मुझसे कि मैं स्टेंटिंग कराऊं नहीं कराऊं, और सीडी ही नहीं मिलेगी तो मैं उसमें क्या बता पाऊंगा. सो इंडियन गवर्नमेंट सो फार अलाउज इट कि आप किसी भी अस्पताल से वो रिपोर्ट्स ले सकते हो, ये आपका अधिकार है. सो बिकॉज इट इज़ अ ओपन सिस्टम. अब सर थोड़ी उस समय की बात करते हैं जो सबसे चैलेंजिंग था. कोविड का पीरियड ऐसा आया था जब मैं कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड कार्डियक सर्जन 1 महीना घर बैठा था, खाली बैठा था. हमारे पास ऑपरेशंस ही नहीं थे. इनफैक्ट सो मच सो कि जब पहली वेव में तो हुआ, नोबडी न्यू. उस समय वो थाली सब चल रहा था, सब घर पे बैठे थे, दैट वाज फाइन. बट आई रिमेंबर वेरी डिस्टिंक्टली जब डेल्टा वेव आई थी, और डेल्टा वेव में फिर से जब वही होने लगा, तो बिफोर एयरपोर्ट्स वर शट डाउन आई हैड टेकन अ कॉल. मैंने सर को बोला था, सर आजकल आप ट्रांसप्लांट्स कर रहे हो, एक्मो आपके यहाँ चल रहा है. तो इनफैक्ट एज अ डिस्क्लोजर उस समय मैं गुड़गांव से छोड़ के, उस समय एयरपोर्ट जस्ट शट डाउन होने की कगार पे थे. आई रीच्ड हियर. 15 दिन मैंने सर के साथ बिताए थे उस समय, बिकॉज उस समय पे जो एक्मो का एक्सपीरियंस था मेरे जैसे पर्सन के लिए नया था. दो इन गुड़गांव वी हैड पुट, सर को भी अच्छे से याद होगा कि जो पहला एक्मो डाला था वो हमने साथ में ही डाला था. आई वाज असिस्टिंग हिम इन दैट पीरियड. बट इतना वॉल्यूम ऑफ एक्मो वर्क और उसके बाद में ट्रांसप्लांट वर्क बहुत ही कम हो रहे थे. तो कोविड पीरियड में 2 हफ्ते के लिए जब मैं यहाँ आया था, मैंने 2 लंग ट्रांसप्लांट सर को देखे थे किए हुए, और 20 से ज़्यादा एक्मो के पेशेंट्स लाइव रहते थे उस समय उनके पास में. ऐसा एक्सपीरियंस जब होता था, तो हाउ डिड यू मैनेज इट एट अ पर्सनल लेवल, एट अ इमोशनल लेवल? कोविड के दौरान आपको भी कोविड हुआ या आपकी टीम मेंबर्स को भी कोविड हुआ? Multiple times. So that was probably the worst phase of our career. Worst phase in the sense for the expectations that people had from us, because our center would have patients come from all across the country. There is not कोई ऐसी एक जगह नहीं है जहाँ से लोग एयरलिफ्ट नहीं हुए. उन 2-2.5 साल में we took probably care of nearly 250 to 300 patients with COVID. Nearly 185 of them were on ECMO, जिनके ECMOs अपने सेंटर में डले और उनको एयरलिफ्ट किया गया, या फिर वहाँ पे ऑलरेडी ECMO पे थे, रिकवर नहीं हो रहे थे और उनको यहाँ पे शिफ्ट किया गया फॉर लंग ट्रांसप्लांट. सो 180 से 185 पेशेंट का मतलब ये है कि बिटवीन 3 weeks to 190 days, that was the longest ECMO run. 190 days tak there were patients in varying stages on life support in our hospital, at our center. We lost probably 40% of them. We lost 40% of them. Unfortunately, not primarily because of COVID, but because of the long-term effects of COVID, and also the secondary organ damage that had happened. आप जब जानते हैं कि ये सारे पेशेंट्स को मल्टीपल डोजेस ऑफ स्टेरॉइड्स एंड मेनी अदर एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन्स दिए जाते थे, हमें भी पता नहीं था, दुनिया को भी पता नहीं था, किसी को नहीं पता था कि क्या कौन सी दवाई चलेगी. तो इनके इफेक्ट्स जो थे, दे वर सो सिवियर दैट पेशेंट्स वुड कम विद मल्टीपल इन्फेक्शंस इन देयर यूरिनरी ट्रैक्ट, गॉल ब्लैडर्स, एयरवेज में तो फंगस भी रहता था एंड बैक्टीरियाज भी रहते थे, अलग अलग विभिन्न प्रकार के मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज थे. तो इनमें कौन से मेडिसिन दिए जाएं, कैसे उनको ट्रीट किया जाए, ये बड़ा मुश्किल था. कोविड में दूसरा प्रॉब्लम ये था कि कई लंग पेशेंट्स को उनके चेस्ट कैविटीज़ में पानी की जमावट होती थी, तो उसको जब हम डिकम्प्रेस करने जाते थे तो लंग्स ब्लीड होते थे. ब्लीड की वजह से कितने ही सारे पेशेंट्स, ट्रांसफ्यूजन्स इतने दिए जाने के बाद वो पेशेंट्स को या तो किडनी फेलियर होता था या लिवर डैमेज होता था. सो मेनी पेशेंट्स डाइड इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ ऑल ऑफ अस. एंड I have seen boys as young as 18 and 20 die. I have seen doctors die in our hands. I have seen mothers lose their sons. I have seen wives lose their husbands. And it was the most traumatic experience of our lives because we were as helpless as they were.
and the sad part was they came with so much of hope. So मैं हमेशा in my career I always remind myself of the people who I lost in my watch. मैं ये कभी नहीं याद रखता कि how many patients got well and how many went home and how many continue to do well. They don't bother me. I don't consider that as an achievement. I think there are many factors above us as human beings that work. There are many people who contribute to one successful procedure or somebody living. I think it will be very stupid of me to believe कि इसमें मेरा कोई हाथ है, मेरा योगदान है. But I take great pride in getting a team to work together. I'm very grateful that I have that strength, that I can make people work together. But the most reassuring thing was उसमें से 16 से 18 पेशेंट्स ऐसे थे जो सीवियर कोविड के साथ आए थे, और हम लोग ये सोच के ही बैठे थे कि शायद इनको ट्रांसप्लांट के अलावा कोई उपाय नहीं है. वो लोग रिकवर हुए. So that was a very uplifting moment for me and for the team, that when we saw some of them कि X-ray और CT scan इतने बुरे थे कि उसके बावजूद ये लोग रिकवर होते. One of the most memorable was a 14-year-old boy who got airlifted from Lucknow. He was a big fan of cricket and he loved Chennai Super Kings. This child was on ECMO for nearly 70 days and he was AB positive. We kept thinking that he will need a transplant till probably the 55th or 57th day. But from the 57th or 58th day, he showed dramatic improvement in 10 days. That we came off ECMO and this child is living a normal life. So sometimes you feel that though you are committed to a task, आपको पता है कि भाई इसमें transplant लगेगा और आपने उस दिशा में जाना है, you don't give up trying to look at recovery. आप ये कभी ना सोचें कि नहीं बस यही होगा और हम यही करेंगे. एक मौका हमेशा हमें देना है कि will the natural process of healing help recover these patients. So I am very very proud to say that that we continue to have that focus. वो बहुत ज़रूरी है, because if you don't think that way then I think you will be just, आपको ऐसा हो जाता है कि आपके हाथ में हथौड़ा है and आपको हर जगह कील नज़र आता है. So I don't want to be that way. And I think that's an important lesson that I keep telling my colleagues. And this is something I learned from sir also. जो patients मुझे भी जानते हैं कि देखिए हथौड़ा उसी के हाथ में होना चाहिए जिसके पास दिमाग हो. बंदर के हाथ में हथौड़ा देंगे तो वो तो जहाँ भी होगा कील ही ठोकेगा, उसको बस एक ही चीज़ आती है. कई पेशेंट्स होते हैं जो बगैर सर्जरी के भी निकलते हैं. अब ECMO इज़ द मोस्ट एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम. अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं ECMO के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि जब वेंटिलेटर से भी आप फेफड़े को चला नहीं पा रहे हैं और ऑक्सीजन सप्लाई हम खून में नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए एक सिस्टम होता है जिसमें कि हमारा खून पतला किया जाता है. अब खून का थक्का नहीं बन सकता, इसीलिए ब्लीड होता है. खून का पतला कर देने के बाद में जब हम खून पूरे शरीर से बाहर मशीन में ले जाते हैं, इम्प्योर खून मशीन में जाता है, उसी में ही पंप लगा हुआ है और उसी में ही फेफड़े की तरह ही एक ऑक्सीजन देने की मशीन लगी हुई है, ऑक्सीजनेटर लगा हुआ है. तो हार्ट और लंग्स दोनों का काम वो मशीन करता है ECMO, और फिर वो प्योर खून जब वापस आता है तो आप हार्ट और लंग्स को पूरे तरीके से सपोर्ट कर सकते हो. तो सर के पास ऐसे केसेस 190 डेज तक भी रहे हैं और उसका लंग ट्रांसप्लांट हुआ. और सर्वाइवर्स जो कि जिन्होंने ECMO पे रहे, लगता था ट्रांसप्लांट होने वाला है और वो बगैर ट्रांसप्लांट के भी निकल गए क्योंकि हीलिंग हुई, क्योंकि बॉडी अपने आप समय के साथ हील हुई. ऐसे भी कई पेशेंट्स थे. एंड कुडोज टू यू एंड योर टीम सर. योर लीडरशिप skills are legendary. I learned from you and I personally consider a true leader is the one जिसकी टीम का मेंबर बाद में जाके खुद लीड कर सके, because वो लीडरशिप क्वालिटीज़ आपने इम्पार्ट की है. एंड I'll always follow you on that one sir. So we also have a wonderful team in Gurgaon and leadership lessons के लिए sir is legendary. So अब आगे क्या देखते हैं आप सर? जिस तरीके से लंग ट्रांसप्लांट और हार्ट ट्रांसप्लांट की जर्नी रही है, अब आप तो पूरे तरीके से डेडिकेटेड हैं. डू यू सी दैट इंडिया में अभी बाकी सेंटर्स के लिए चैलेंजेस पहले से कम हुए हैं और पॉसिबिलिटी है कि मेरे जैसे सर्जन भी फुल्ली लंग ट्रांसप्लांट हार्ट ट्रांसप्लांट में जा पाएंगे? यस, बिल्कुल. क्योंकि मेरे ख्याल से आज से 8-10 साल पहले वी डिड नॉट हैव अ पूल ऑफ intellectuals or professionals who had exposure to lung transplantation, who had exposure to heart transplantation in a big way. अब ये हुआ है because of this volume of work. We probably have, over the last 8 years, we have with us working and people who have worked with us and moved on, we have probably a core of at least 15 transplant pulmonologists. Transplant pulmonologists जिनको lung transplant का पूरा ज्ञान है.
people who have had an experience of at least 200 lung transplants. ऐसे 15 लोग हैं अभी who have worked with us. उसी तरह से surgeons हैं, probably 7 or 8 of them. Intensive care के मेरे ख्याल से 30 से 40 लोग हैं. Nurses तो सैकड़ों हैं. There's so many nurses. Perfusionists जो ECMO चलाते हैं, जो हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट में असिस्ट करते हैं, ये लोग हैं. तो एक कलेक्टिव पूल ऑफ पीपल हो गए हैं, प्रोफेशनल्स हो गए हैं, जिनको ट्रांसप्लांटेशन और उसके बारीक जो स्टेप्स हैं और टीम कोऑर्डिनेशन के बारे में अंदाज़ा है. डोनर कोऑर्डिनेटर्स हैं जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट के प्रोसेस को वो समझते हैं, रिट्रीवल को समझते हैं, लॉजिस्टिक्स कैसे प्लान करने वो समझते हैं. तो मेरे ख्याल से ये जो वर्कफोर्स है वो इतना अमूल्य है. और ये लोग जैसे अपने करियर्स में डिसीजंस लेंगे और आगे बढ़ेंगे एंड दे जॉइन न्यू यूनिट्स एंड दे स्टार्ट ट्रेनिंग देयर ओन न्यू प्लेसेस ऑफ वर्क, मेरे ख्याल से आई डोंट सी एनी रीज़न वाई हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन विल बिकम कॉमन प्लेस. साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीज़ें होंगी. इफ़ यू लुक एट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस आप देखेंगे कि कॉन्फिडेंस इन द थेरेपी विल राइज. पल्मोनोलॉजिस्ट को ये एक्सेप्टेंस होने लगेगा कि हाँ लंग ट्रांसप्लांट पेशेंट्स अच्छा कर रहे हैं. कार्डियोलॉजिस्ट को ये लगेगा कि हाँ जब हमारे इंटरवेंशंस काम नहीं आएंगे तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इज एन ऑप्शन. तो मेरे ख्याल से जैसे वो रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं तो उनका फेथ और ट्रस्ट बढ़ेगा, पेशेंट्स का फेथ और ट्रस्ट बढ़ेगा, और ऑर्गन डोनेशन तो बढ़ना ही है. तो मेरे ख्याल से वी आर गोइंग टू लुक एट अ रिमार्केबल बूम in organ transplantation in this country, and that's a happy feeling that you know that many people will live because of this. आपको ये पता जान के खुशी होगी, बड़े बड़े प्राइवेट लैब्स हैं, जो बड़े बड़े प्राइवेट लैब्स हैं, कुछ साल पहले वो कभी कोई इम्यूनोलॉजी के टेस्ट करते भी नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये टेस्ट इतने महंगे हैं और कौन कीजिएगा ये टेस्ट. लेकिन अब यही हुआ है कि वो टेस्ट जो 10-15 हज़ार रुपये के टेस्ट थे वो 1000 रुपये में होने लग गए. कॉस्ट कम हुए हैं. इन्हीं टेस्ट के माध्यम से हम लोग रिजेक्शन को बेटर मॉनिटर कर सकते हैं. जब हमने शुरुआत करी थी तो सारा तरीका यही था कि बायोप्सी करना पड़ता था. तो जिसका ट्रांसप्लांट हुआ चेन्नई में वो चला गया लखनऊ. अब लखनऊ से हर 3 महीने में आ रहा है चेन्नई और बायोप्सी करवा रहा है. लेकिन अब साल भर जब हो जाता है ट्रांसप्लांट के बाद, उसी पेशेंट के माइक्रोस्कोपिक या सेलुलर लेवल पे हम लोग रिजेक्शन को डिटेक्ट करते हैं बाय यूजिंग अ टेस्ट कॉल्ड सेल फ्री डीएनए. और वो स्टैंडर्ड है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड है. सो सेल फ्री डीएनए हैज कम टू इंडिया. वी हैव बीन यूजिंग इट फॉर द लास्ट 2.5 years एंड वी आर एबल टू मॉनिटर दिस पेशेंट्स. लखनऊ में बैठे आप लखनऊ में ही बैठे रहें. सेल फ्री डीएनए का सैंपल कोई भी लेबोरेटरी उठा लेता है, कोई अच्छा लैब उठा लेता है. रिपोर्ट्स कंसिस्टेंट और रिलायबल होते हैं. वो रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर होते हैं. हम पेशेंट को बोलते हैं आपके रिजेक्शन के तो कोई आसार नहीं, आप वहीं पे रुकिएगा, बायोप्सी की जरूरत नहीं है. तो मेरे ख्याल से आई थिंक दिस सिस्टम इज कमिंग इन प्लेस इन आवर कंट्री एंड दैट विल ओनली ऑगर वेल for organ transplantation. But yes, if I look at it deep into the future, मुझे ये लगता है कि even organ transplantation hopefully will be the next probably 2 or 3 maybe 4 decades. क्योंकि the rate at which science is progressing, the rate at which regenerative medicine is working, the rate at which cellular bioengineering is happening, मुझे लगता है we will find ways of repairing organs while they're in body. Like we are treating cancer. We will find ways of probably augmenting organ function, like for example myocardial cells or a patch to a failing heart surgically implanted by which you have spoken about, which you I'm sure you have spoken about. But now you think it is real? Yeah, it will happen because we are already growing myocardial cells in the lab. Now you will be surprised to know that there is a mechanism where we take a lung which is not being used और उसको हम लोग we take it to the lab and उसमें we strip all the lung cells using something we call a detergent. It's called a detergent, but it's in simple terms, it washes all the cells off. और जो रहता है, it's only a fibroelastic scaffold. वो लंग का पूरा जो fibrous structure है वो रहता है. उसको हम लोग उसी जो जिसका लंग ट्रांसप्लांट होना है उसके स्किन का एक टिश्यू में लेता हूँ. मुझे 6 हफ्ते लगेंगे उस टिश्यू को लेके. I will reverse the skin cell into a pneumatocyte. Wow. And I can then grow billions of pneumatocytes in the lab and I can seed that scaffold, repopulate it, and I can have a lung that actually is my own with somebody else's scaffold, and that will have no rejection. If I transplant that lung, I will probably live a normal life with no need for any rejection therapy, and that is already done in the lab. वो हम लोग already कर चुके. ये अलग बात है कि वो बहुत expensive है currently, लेकिन जब transplant इतना expensive था, उसके कॉस्ट कम आए हैं तो इसका भी कॉस्ट कम होगा. क्योंकि इवेंचुअली यही होगा कि हर एक चीज़ को हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके ही इलाज करेंगे. सर्जरी की आवश्यकता होगी
लेकिन कम होगी। तो मेरे ख्याल से ये दिस इज़ गुड फॉर द वर्ल्ड। So this is not science fiction and this is something I also say in my talks कि अगर दूसरे तरीके से इसी बात को कहें तो क्लोनिंग इज़ वन ऑफ द मेथड जिसके थ्रू आप अपना पूरा का पूरा शरीर एक और क्लोन कर सकते हो। साइंटिफिकली इवन टुडे इट्स पॉसिबल टू हैव अ क्लोन्ड महेश सिटिंग विथ मी एंड महेश को ग्रो होने में फिर से उतना टाइम लगेगा बट विल बी एग्जैक्ट क्लोन ऑफ माइंड। जब हम शीप के साथ कर सकते हैं, डॉग कैट्स के साथ कर सकते हैं, तो इंसान का भी हो सकता है। इस समय लॉ इज़ प्रिवेंटिंग दैट। लॉ और लीगल सिस्टम विल इवॉल्व अराउंड इट एंड इवेंचुअली बायोलॉजिकल्स आर द वे टू गो इन टर्म्स ऑफ ड्रग्स ऑल्सो। मोर एंड मोर biological drugs will come. In terms of therapies like transplants also, such wonderful mechanisms through which you can grow your own tissues will become the norm in future. तब तक के लिए can we talk about something like आर्टिफिशियल हार्ट सर? आर्टिफिशियल हार्ट या फिर एलवैड, मैं क्योंकि देखिए आई डोंट वांट टू गो टू द टेक्निकलिटीज़, आम जनता को एलवैड भी बहुत अच्छे से पता नहीं होता है। सो देखिए ऐसे लोग हैं जिनको कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो सकता, उन लोगों के लिए नकली हार्ट भी आता है, आपको शायद पता हो ना हो, और सर उसमें माहिर है। सर ने कितने, सर आपने कितने एलवैड्स लगाए हैं अब तक? We've done probably close to 60 LVADs now over the past 6 to 8 years. तो मेनली LVAD ये होता है, इट्स लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। जब हार्ट का जो सबसे मेन पंपिंग चेम्बर जब फेल होता है, दवाइयाँ इसका इलाज नहीं कर सकती हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट संभव नहीं है, 70 साल के बुजुर्ग हैं उनमें हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इसीलिए नहीं किया जाता है क्योंकि अगर इम्यूनोसप्रेशन दिए गए तो शायद कैंसर का प्रभाव आ सकता है, शरीर में कहीं कैंसर पैदा हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स को आमतौर पे लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस का इम्प्लांट किया जाता है जो हार्ट के वर्किंग फंक्शन को अपने आप पे ले लेता है। वो हार्ट वहीं रहता है लेकिन रेस्ट करता है। तो एलवैड थेरेपी जो है उसके एडवांटेजेस ये हैं कि इम्यूनोसप्रेशन की ज़रूरत नहीं है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें ब्लड थिनर ज़रूरी है। समय ऐसा था कि आज से 20 साल पहले जब एलवैड्स का शोध हुआ था तब वो फर्स्ट जनरेशन वैड डिवाइसेस थे जिनमें कॉम्प्लिकेशंस भी ऐसे थे कि साल 2 साल मैक्सिमम 3 साल लोग जीते थे और उसके बियॉन्ड उनकी लॉन्जिविटी नहीं थी। लेकिन आज 3 जनरेशन के वैड्स में इम्प्रूवमेंट होने के बाद हम लोग उस स्टेज में पहुंचे हैं जहाँ पे अगर हार्ट ट्रांसप्लांट का रेसिपिएंट एक ट्रांसप्लांट के बाद अगर 10 साल 50% या 60% लोग 10 साल जीते हैं, एलवैड के साथ वही लोग मेरे ख्याल से 70% पेशेंट्स जिंदा रहते हैं 10 साल। तो इसका ये मतलब है कि बायोमैकेनिकल डिवाइसेस जिनको इंसान ने, साइंटिस्ट ने, फिजिसिस्ट ने, इंजीनियर्स ने डिवाइस किया लैब में, वो अपने ह्यूमन हार्ट का रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर किसी ऑर्गन को हम सोचते हैं कि पूरी तरह से एक आर्टिफिशियल ऑर्गन ने एक नेचुरल ऑर्गन को रिप्लेस किया तो हार्ट ही है। हार्ट एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो पूरा टोटल आर्टिफिशियल हार्ट अवेलेबल है जिसको इम्प्लांट करने के साथ साथ आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये हार्ट्स को अभी जो टेस्टिंग में ये हार्ट्स 3 या 4 साल, एलवैड नहीं, टोटल आर्टिफिशियल हार्ट्स 3 या 4 साल 5 साल तक आप उन पे जीवित रह सकते हैं। उसके बाद शायद आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ी जाती है क्योंकि ये इनकी एक लाइफ है, इनकी एक लॉन्जिविटी है। क्योंकि हार्ट को अगर आप सोचते हैं फिजिकली, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट्स अ मूविंग ऑर्गन, इट्स अ ऑर्गन दैट इज कंटिन्यूसली मूविंग। और किसी भी चीज़ को आप मैकेनिकली अगर आप बनाते हैं और उसको आप 60 टाइम्स अ मिनट आप पंप कराते हैं एंड अ नॉर्मल हार्ट बीट्स क्लोज टू 8 बिलियन टाइम्स इन अ लाइफ टाइम, तो अगर उसको इतना बीट कराएंगे तो उसमें वेयर एंड टेयर तो होना ही है। तो फ्यूचर में मेरे ख्याल से बायो इंजीनियर्ड मटेरियल्स होंगे, इतने ज़्यादा रेजिलिएंट होंगे, वेयर एंड टेयर प्रूफ होंगे, सो द लॉन्जिविटी ऑफ दिस ऑर्गन्स विल ओनली गेट बेटर। पर ये तो एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे हमें नहीं पता, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट आर्टिफिशियल किडनीज आर राउंड द कॉर्नर, आर्टिफिशियल लिवर्स आर पॉसिबल इवन नाउ। आपको तो पता ही है महेश, यू माइट हैव स्पोकन अबाउट इट, हिपैटोसाइट्स को लेके हम अगर इंजेक्ट करते हैं सो यू कैन हैव लिवर्स, मल्टीपल स्मॉल लिवर्स इन द बॉडी एंड दे विल कंटिन्यू टू डू देयर जॉब। सो पैनक्रियास में पॉसिबल है, वो तो हमने देखा ही है, इट हैपेंस ऑन एन एवरीडे बेसिस। होपफुली लंग्स, यस फॉर श्योर। सो ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स की भी मेरे ख्याल से एक लाइफ स्पैन रहेगी 30, 40, 50 साल में भी, बट इन द फ्यूचर मे बी वी विल नॉट नीड ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स एट ऑल। बिल्कुल। सो देखिए यही चमत्कार है कि भगवान ने इतना अच्छा दिल दिया है हमें। सर ने जैसे बताया, ज़िंदगी भर बचपन से लेकर मरने तक दिल धड़कता है। इंसान की बनाई हुई मशीनें अभी उतनी रेजिलिएंट नहीं हैं, बट होती जा रही हैं, बेटर होती जा रही हैं। एंड दिस इज़ समथिंग अ फैक्ट कि जो
करंट जनरेशन के लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस हैं, बिकॉज हार्ट फेलियर यूजुअली मीन्स लेफ्ट हार्ट फेलियर, और वो लेफ्ट हार्ट फेलियर से जो आप LVAD लगाते हो, आज की तारीख में 10 साल से ज़्यादा सर्वाइवल विद LVAD है। इट इज़ एक्सपेंसिव थेरेपी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत कम लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं, बट हो रहा है। एंड जैसे सर ने बताया, सर ने 60 टोटल किए हैं। मुझे अच्छे से याद है जब सर गुड़गांव में थे तभी 3 तो वहीं पे हो गए थे, और उसके बाद में और सर ने कंटिन्यू किया है रहने के लिए। सो आर्टिफिशियल हार्ट ऑल्सो इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच वी ऑल शुड बी अवेयर ऑफ। सो इसीलिए सेकेंड ओपिनियन का इंपॉर्टेंस बहुत है, बिकॉज आजकल ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ इतनी ज़्यादा है कि हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। अब सर आप आई लीव द फोरम ओपन, वुड यू लाइक अ मैसेज फॉर माई ऑडियंस, व्हाट वुड यू से कि क्या करें ज़िंदगी में, एक तो अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, और खुदा न खास्ता अगर बीमारी हो तो उसको कैसे हैंडल करें? सो हेल्दी लाइफ एज वी स्पोक अबाउट, जब हमने शुरुआत करी, आई थिंक इट्स डिफ़िकल्ट बिकॉज हमारे पे इतने ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं, स्पेशली लिविंग in an environment which has so many human beings, and we are all competing for a small space, whether it be work, whether it be job, whether it be a better way of living, being financially more what would I say, affordable. तो all of these things create a lot of societal pressure. उसके ऊपर हमारे नेबर को देख के हम सोचते हैं उनके पास 2 गाड़ियाँ, मेरे पास 1 गाड़ी, मेरे पास भी एक और गाड़ी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से they are endless pursuits, and they don't take you anywhere. I think all of us have to probably look at happiness within ourselves. All of us have, हमारी abilities अलग हैं, हमें एक दूसरे को compare करके हमें दुख ही मिलेगा. We will never be happy. We should try to improve our lives. We should try to teach our children the values of what a good life is, and we should discipline ourselves in the way we eat, in the way we are kinder to animals, in the way we are kinder in our interactions with people. I think that will internally cause much less stress to us, and we will live healthier and longer lives. Everyone tells me that just eating right and exercising is healthy life. No, even keeping your mind satisfied, मन को शांत रखना, खुश रहना अपने आप में, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना मुश्किल है, कहना बहुत आसान है, मुश्किल है। अगर ये सब चीज़ें अगर हम करते हैं, एंड we do not look at small kind of shortcuts in life, and we prefer to do the right thing however long it takes, I think these are secrets for a happier and a more what would I say, gratifying life. क्योंकि at the end of our lives, हम लोग, our entire life is like a film in the back of our heads. We have regrets. हमने जो गलतियाँ करी हैं उसके बारे में हम frequently सोचते हैं, किसी के साथ शायद हम discuss नहीं करें, लेकिन we think about our mistakes and we have regrets. The more regrets you have, I think the worse you will be when you get old. So try to do things in a way that you do not live a life of regret, and try to help people around you. I'm sure what you do good will always come back to you. And exercise. Try to avoid too many bad habits. Everyone has a few, but try to minimize your bad habits. And yes, obviously, lastly, when you fall ill, ask the right person. Ask the right person the right questions. Do some research yourself, and always take a second opinion. Sir, thank you very much, sir. Thank you. It was truly an enlightening setting, and sir से बात करके मुझे आज भी वही पहले जैसा inspiration मिलता है. Thank you very much. It's been such a pleasure, and do well, do great. Thank you so much. Thank you. Thank you.